पुराने समय से एक जो सांझी है ये पाकिस्तान से आयात की जा रही थी। वीक में कार्यक्रम रखते हैं, आप जब भी अवेलेबल आप बताइए, तारीख आप बताइए, साइंटिस्टों के साथ आने की जिम्मेदारी मेरी है। तो तारीख मैं आपको वहाँ जाती फिक्स करके बता दूँ। बिल्कुल। सड़क है होनी बहुत ही ज़रूरी हुआ है, लेकिन जहाँ तक आप सीमावर्ती क्षेत्र देखा तो मतलब अभी तक सड़कें बहुत कम है, क्योंकि आप पुरानी सड़कें हैं उसका क्या कुछ होगा, क्योंकि वो सड़कें तो अभी तो टूट गई है, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था उस टाइम सड़कें बनी थी। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर। मैं रामस्वरूप इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर जिले में, और अपने सागे है जो गाँव के मैं विकास बॉर्डर के इलाके के मैं यहाँ पर देखा तो विकास बहुत ही कम है, लेकिन यह जगह केंद्र सरकार है और रमेश जी तांडिया आऊँ भी आप बातचीत करा के पद पर अटे है, और कतो आप बॉर्डर के इलाके को देखा तो कतो के कुछ काम हुए डेवलपमेंट करना, क्योंकि बॉर्डर को इलाके को जो अगर आप बात करा तो वह गांव है छोटा छोटा और बहुत ही डाउन में है, कैपेसिटी में बहुत ही पिछड़ा गांव है, तो बन आगे लाने की आगे कोशिश है जकी जारी है। मैं आऊँ बातचीत करूंगा और पूरी राय है जकी लेऊंगा। राम राम सर। राम राम साहब, राम राम साहब। सब पहला तो आपनो परिचय कहीं है? नाम है रमेश तांबिया, नाबार्ड से यहाँ जिला विकास प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा हूँ 2018 से। और विशेष रूप से हमारा कार्य है क्योंकि नाबार्ड ग्रामीण विकास के लिए 1982 से काम कर रही है और आज अपना 41वां स्थापना दिवस भी मना रही है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी विकास के कार्य हैं या जो भी रास्ता हमें दिखाई देता है या जो भी पोटेंशियल हमें दिखाई देता है उसको अपग्रेड करना, उनको आय अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना, वुमेन्स को तैयार करते हुए संगठन बनाना और पुरुषों के किसानों को, भले वो किसान हो या गैर किसान हो, एक संगठन के रूप में किसान उत्पादक संगठन बनाते हुए उनको आगे बढ़ाना। अगर वो अन्य गतिविधियों में शामिल हैं, चाहे वो आर्टिजन है या किसी भी हाथ के हुनर को अपने आप में जानते हैं, तो OFPO के माध्यम से उनको आगे बढ़ाना। जैसे मान लेते हैं कोई कारीगर है या कोई मिस्त्री है, वो अपना काम जानता है, अगर वो खुद का बिजनेस करना चाहिए तो उसमें अपनी जो ये नाबार्ड है ये क्या सपोर्ट करेगी? हम इसमें क्या करते हैं कि अगर उसको थोड़ा बहुत काम आता है तो पहले उसकी स्किल अपग्रेड करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे जो कि 15 दिन से लेकर 2-3 महीने तक भी हो सकती है। जब वो अच्छा ट्रेंड हो जाएगा तो पहला रास्ता तो उसको बताएंगे कि दूसरे लोगों को भी ट्रेनिंग दे, TOT के माध्यम से, ट्रेनर ऑफ ट्रेनर्स के माध्यम से वो दूसरे लोगों को भी ट्रेनिंग दे सकता है और दूसरे लोगों को अपने अंडर में काम दे सकता है। पहला तो ये। दूसरा ये कि अगर उसका काम जो है बहुत ही अच्छा है तो उसको MSME के अंदर, भारत सरकार की MSME योजना के अंतर्गत किसी भी बैंक से योजना में लाभ दिलवाएंगे, चाहे वो DIC के माध्यम से हो या PMEGP हो या किसी भी दूसरे माध्यम से, जिसमें कि उसको कैपिटल सब्सिडी भी मिल सके, इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल सके। कैपिटल सब्सिडी का मतलब है कि अगर उसने 100 रुपये का लोन लिया है और एलिजिबल कैटेगरी में अगर वो 25% में आ रहा है तो 25% का लाभ उसे दिलाते हुए सिर्फ 75% ही बैंक को वापस लौटाना पड़े। ऐसे ही ब्याज में छूट के लिए जनरली 3% जो ब्याज में माफ़ी मिलती है DIC के माध्यम से, PMEGP और दूसरे जो कार्यक्रम है भारत सरकार के जो भी चल रहे हैं उनके माध्यम से उनको लोन दिलाते हुए कम ब्याज पे पैसा उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके। ठीक है सर, ये तो ये हो गया लोन। अब जैसे मान लेते हैं वो ट्रेंड हो गया आपके पास, फिर वो दूसरों को ट्रेनिंग देगा, उसमें उसको क्या बेनिफिट होगा? देखिए क्या होता है कि सबसे पहली बात, आप और हम दोनों जानते हैं नौकर बनना थोड़ा आसान है लेकिन मालिक बनना थोड़ा मुश्किल है। जब वो ट्रेनिंग देंगे और उनके नीचे लोग काम करेंगे तो वो मालिक की तरह दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, और जब एम्प्लॉयमेंट देगा तो जो उसके साथ काम कर रहे हैं लोग, उनके हाथ के हुनर से जो सीख रहे हैं, तो जाहिर है इसको पारिश्रमिक के रूप में कुछ पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो वो लाभ है उसके लिए। अभी मैं बात करूं तो आपने सीमावर्ती क्षेत्र में कता किसानी मतलब इन साइड थरसा के जुड़ी है, कितना लोगों लाभ मिलियो है? अब मोटे रूप से अगर देखें तो अपना जो खाजूवाला और धनतोर और कुछ बज्जू का क्षेत्र, ये अपने लगता है पाकिस्तान बॉर्डर से। इसमें 2 गतिविधियां मुख्य रूप से की जा रही हैं। एक तो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सरसों उत्पादक किसानों को हम लोगों ने उसमें जोड़ा है। दूसरी एक हमारी योजना है GI, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, क्योंकि आपको खुद को पता है बीकानेर जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत मोड पे कार्य कर रहा है, और हमारे जो यहाँ के नमकीन उत्पादक हैं या पापड़ उत्पादक हैं उनको एक साझी नाम का प्रोडक्ट डालना पड़ता है, जिससे कि आपके नमकीन और पापड़ का जो स्वाद है वो थोड़ा खारा होते हुए जीभ को अच्छा लगता है। पुराने समय से एक जो सांझी है ये पाकिस्तान से आयात की जा रही थी या दूसरे देशों से मंगाई जा रही थी, जिसका मूल्य थोड़ा ज़्यादा था। हमने खाजूवाला और धनतोर के ऐसे किसानों को चुना जो सांझी उत्पादन का काम कर रहे हैं। उन किसानों को एकजुट करते हुए सबसे पहले तो GI रजिस्ट्रेशन के लिए हम उनके एप्लीकेशन फाइल करेंगे।
जैसे ही इसका जीआई आता है, इस पर होने वाला सारा खर्चा नाबार्ड बियर करेगा। जैसे ही उनको जीआई आएगा तो सबसे पहली बात है कि वो सारे के सारे किसान एक समग्र रूप से एक जगह एकत्र होकर के उनका नाम पड़ जाएगा। जैसे आपको पता है बीकानेरी नमकीन, भले ही उसका नाम चाहे बिकाजी हो, ये क्या कहते हैं अपना गिरधारी हो, या जो भी कोई नाम हो, ऐसे ही इन उत्पादकों का नाम पड़ जाएगा सांझी उत्पादक। एक बात करूं सर, मैं ये जो सांझी आप बता रहे हो ये खारे पानी में होती है? बिल्कुल खारे पानी के साथ साथ उस जमीन पे होती है जो जमीन किसी भी तरह की फसल को नहीं उगती है। जैसे मान ले तो अपने इधर बॉर्डर के इलाके में पाकिस्तान का जो सटीक बॉर्डर लगता है वहाँ जिप्सम की ज़मीन ज़्यादा है, तो वहाँ हर खेती नहीं हो पाती। उन्हीं खेतों में अगर आपने देखा हो तो सांझी के पौधे जो झाड़ी के रूप में लगे होते हैं, ये नेचुरल क्रॉप है और अपने आप उगती है, इसके लिए कोई बीज डालना नहीं पड़ता है। वहाँ के किसानों के खेतों में जब ये ऑटोमेटिकली उगी तो हमने पिछले साल एक विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित किया उनके लिए 7 दिन का। उस कार्यक्रम के दौरान हमने एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने, काजरी ने और CIAH ने, उनके जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उसको सलाह दी कि आप इसको एकजुट होकर के एक साथ लगाओ और इस सांझी उत्पादन को तैयार करने के बाद बीकानेर के जो नमकीन उत्पादक उनसे मुलाकात करो। एक मैं आपको बताऊं, भूरस्सर खारे ट्यूबवेल का पानी है, उसकी गहराई देखी जाए तो 700 फुट। हाँ जी। और इतना खारा पानी है, वीडियो भी अपलोड किया हुआ है मेरे। इतना पानी खारा है कि अपने वहाँ नमक बना सकते हैं अच्छी तरह से। तो वो किसान भी अगर चाहे तो ये कर सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसा करते हैं, अगर उसका pH लेवल एक चेक करवा लेंगे हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक, जहाँ तक मैंने देखा है ना, वहाँ तक उसमें ये है कि आयरन की मात्रा भी थोड़ी बहुत साथ में है, लेकिन पानी इतना खारा है कि अपना पैर पानी में डूब गया ना एक बार तो वो आधे घंटे तक कुछ नहीं है। उसके बाद अपने मुंह में ऐसा पता चलेगा कि यार नमक खाया, इतना खारा जहर पानी। वास्तव में जो आप कह रहे हैं ये सब चीज़ें टेक्निकली रूप से जब तक इसका pH लेवल चेक नहीं होएगा तब तक हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होंगे। वास्तव में इसका हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक जो रहते हैं, जो कि चाहे KV के हो, ARS हो, काजरी हो या CIH हो, या हमारे यहाँ तो क्योंकि बीकानेर जो है ICR के सारे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनकी मदद से इस पर काम किया जा सकता है और इन किसानों को वास्तव में लाभ भी दिया जा सकता है। चाहे वो सांझी उत्पादन की तरफ बढ़ना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, नमक उत्पादन की तरफ बढ़ना चाहेंगे तो उसमें भी हम उनको भारत सरकार की योजना के अंतर्गत लाभार्थी बना सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो देख के मेरे पास एक बीकानेर से ही फ़ोन आया था सांझी उत्पादन का, कि खाजवाड़ा से मैं खाजवाड़ा कर रहा हूँ कोई किसान के साथ सांझी उत्पादन का काम, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था सांझी क्या होती। फिर उसने बताया कि खारे पानी में होती है, और आपने जो वीडियो डाला था वो खारे पानी का था, और उसमें क्या वो उत्पादन होगा तो उसमें क्या है कि थोड़ा जो पापड़ बनेगा ना उसमें वो डलेगी, फिर वो पापड़ का स्वाद अलग रहेगा, वो खारा सा नमकीन टाइप। मुझे हो सकता है आप मुझको जब चाहो आ जाओ, मैं उस किसान से आपको मिला दूंगी, क्योंकि मैंने वहाँ देखा, मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे वहाँ के। और डिग्गी में वो पानी, क्योंकि पानी उसमें एक तो न तो कोई मोटर लगी हुई है, न बात 24 घंटा चलता रहता है, तो थोड़ा थोड़ा हाइट मान चले तो 8 फुट उसने पाइप लगा दिया है, लगभग 5-6 महीने में 2 फुट उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। चलो आज तो मान लेते हैं कि वो ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में उसकी हाइट ज़्यादा जाएगी तो फिर वो किसान बंद नहीं कर पाएगा। तो वो कभी कभी क्या है डिग्गी में चला जाता। मैंने वहाँ देखा तो वहाँ क्या है इतनी हाइट में वो नमक जमा रखा था, तो मुझे यहाँ कुछ न कुछ हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, इसमें एक प्रयोग किया जा सकता है, और अगर उन्होंने इस बारे में कुछ सूचना हमें देते हैं या हम लोग वहाँ पर विजिट कर लेंगे, उसके बाद उसका लेवल जानने के बाद वाटर किस लेवल का है उसके बाद इस पर काम किया जा सकता है। क्योंकि काम की शुरुआत करने के लिए कम से कम pH लेवल जानना जरूरी है कि वाटर का pH लेवल कितना है। तो अगले वीक में हम कोशिश करते हैं कि काजरी या CIH का एक दौरा रखवा देते हैं, और मैं खुद उनके साथ रहूंगा। मैं तो आप रहोगे तो मैं भी रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगले वीक में कार्यक्रम रखते हैं। आप जब भी अवेलेबल आप बताइए, तारीख आप बताइए, साइंटिस्टों के साथ आने की जिम्मेदारी मेरी है। तो तारीख मैं आपको वहाँ जाते ही फिक्स करके बता दूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैं बात करूँ सीमावर्ती क्षेत्र है कि आप कोई चीज़ ना आगे बढ़ावा तो बिंग मई की सड़क है होनी बहुत ही ज़रूरी हुआ है, लेकिन जहाँ तक आप सीमावर्ती क्षेत्र देखा तो मतलब अभी तक सड़का बहुत कम है। क्योंकि आप कोई चीज़ मान लो अगर जो दुकान बनाना चाहवा तो बिंग मेन पार्ट है वह तैयार करना बहुत ज़रूरी हुआ है। तो गाँव की आप मेन अगर डेवलपमेंट की तरफ देखा तो सड़क होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखा तो कितने गाँव में सड़क तैयार है। वास्तव में अगर आप देखें तो भारत सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से राज्य सरकार को ऋण के रूप में RIDF के अंतर्गत पैसा दिया है, और हमारी कोशिश रहती है हर साल कि जो भी गांव शहर से नहीं जुड़ा है उसको गांव को शहर से जोड़ने के लिए RIDF के अंतर्गत
रोड बनाने के लिए जो प्रस्ताव है जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को जाता है और राज्य सरकार उस पर सर्वे करती है और ये तय करती है कि वास्तव में ये जो गांव है अभी तक शहर से नहीं जुड़ा है या मुख्य धारा जो रोड की मुख्य धारा उससे नहीं जुड़ा है, तो उस प्रस्ताव को वो नाबार्ड के माध्यम से RIDF में लेते वहाँ पर रोड निर्माण करती है। इसके लिए अभी रिसेंटली एक जो है प्रपोजल यहाँ से गया था और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कहूँगा वो फाइनल होगा, लेकिन ऐसा पाया गया है कि अधिकतम गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। अगर अपन पंचायतों की बात करें तो आज बीकानेर में 958 गांव रजिस्टर्ड है और 958 में से शायद ही कोई ऐसा गांव हो जो मुख्य सड़क से ना जुड़ा हो। तो इसकी प्राथमिकता तो सरकार ने तय की हुई है और सरकार मुख्य रूप से इस पर काम भी कर रही है। कहीं पर भी मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इसमें कहीं पीछे नहीं है। एक बात करा सर, नई सड़कें काफ़ी बनी है, इस चीज़ की भी मैं मानूँ, लेकिन जो सड़कें पुरानी है, मान लेते हैं कि जैसे पुरानी सड़कें हैं, पुराने जो गांव जुड़ रखे हैं, अब नए गांव तो जोड़ रही है सरकार, अच्छा काम करे। जो पुरानी सड़कें हैं उसका क्या कुछ होगा, क्योंकि वो सड़कें तो अभी तो टूट गई है, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था उस टाइम सड़कें बनी थी, अब वो तो ख़त्म ही है क्योंकि सड़कें, तो उसका क्या कुछ प्रोसेसर रहेगा? मुख्य रूप से तो वही बात है जो भी अपन कर रहे थे। जिला स्तर पर इसमें क्या होता है, कमेटियां बनी होती हैं और जिला स्तर पर तय होता है कि किस रोड को प्राथमिकता से बनाए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से अगर आप जाने तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है बीकानेर और अपने यहाँ अप्रैल मई और जून में जो हवाएं चलती हैं जिनकी गति इतनी तेज होती है कि जो धोरा है पूरा का पूरा एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी मुख्य रोड ही बंद हो जाती है, दौरे हो जाती है। इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जा रहा है, अगर आप देख रहे हो इन दिनों जो रोडें बन रही है उनकी रोडों की ऊंचाई सामान्य ऊंचाई से थोड़ी ऊंची है। उसका यह है कि जब दौरे उड़ेंगे तो उस ऊंचाई के कारण जमीन से और रोड से टकरा करके वो उसी तरफ रह जाएंगे, रोड के दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। ये कोशिश इस बार की जा रही है और इसका लाभ भी मिला है। मैंने पिछले 1-1.5 साल में देखा है, इस साल पिछले गत वर्षों की बजाय इस साल रोडें कम ब्लॉक हुई हैं। हालांकि हवा की गति इस बार बढ़ी है लेकिन रोडें कम ब्लॉक हुई हैं, तो आगे भी ये प्रयोग जारी रहेगा। अब मैं ब्लॉक की बात करूं तो मैं लगभग 5-7 अभी नई सड़कों पर गई हो, मान लेते हैं कि 17 RDY से फतवाड़ा बॉर्डर की जोड़ने वाली सड़क, क्योंकि वो पुराने टाइम में बॉर्डर की सड़क थी और अभी उसको वहाँ से फतवाड़ा से 17 RDY कनेक्ट कर दिया, उससे पहले वो पहले बन गई थी। उसके बाद है मंगने वाला भूरासर, इस तरफ एक सड़क थी, मैं 2 सड़क देख के आया था, दोनों सड़क ब्लॉक हो चुकी है। अभी नई सड़क बनी हुई है, दोनों ब्लॉक हो चुकी है, वो अपने बनी हुई है उसके सुशील जी पुनिया की टाइम में। एक तो अभी किसानों ने मिल के उसको जो माटी थी उसको हटाया था। शायद तक जहाँ तक मेरी उम्मीद है ये दोनों सड़कें, बाकी सड़कें मैं देखी थी अच्छी थी, लेकिन जहाँ मैं जानता हूँ ये सड़कें, क्योंकि इंजीनियर सुपरवाइजर को होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो लेवल चेक करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि ये दोनों सड़कें बिना सुपरवाइजर और इंजीनियर के बनी है। मुश्किल है ऐसा कह पाना, देखो, क्योंकि ये जो रोड का निर्माण PWD जब करता है तो ये PWD पूरा जो है एक सिस्टम एंड प्रोसीजर है, उसको फॉलो किए बिना बनाता नहीं है कभी भी। और कितनी पुरानी रोड है, क्या उसका पुराना स्टेटस, ये PWD से जानने के बाद ही आपके साथ बात शेयर की जा सकती है। नहीं, वो तो आप जब वो लेवल चेक करने आओगे पानी का उस टाइम उसी सड़क से लेके चलूंगा मैं आपको, क्योंकि आपके आंखों से दिखाऊंगा, मैं उसी सड़क से लेके चलूंगा आपको। 100% हम आपके साथ चलेंगे और इसमें अगर कहीं भी RIDF के अंतर्गत मदद की जा सकती है तो जो जिला प्रशासन है उनको इसमें कॉन्फिडेंस में लेके इस पर बारे में विचार किया जाएगा और आगे भी इसके प्रस्ताव को भेजा जा सकता है। और जैसे सीमावर्ती क्षेत्र है, गांव है, उनको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है और क्या प्रोसेस है इसमें? अगर नाबार्ड के माध्यम से आप जाएंगे तो देखेंगे RIDF के माध्यम से लगभग हर गांव में मानव और पशु दोनों के लिए चिकित्सा सुविधाओं में बेहद गति से विस्तार हुआ है। चाहे वेटरनरी सेंटर हो, चाहे PSC हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है ना, आप अगर पाएंगे तो आज लगभग सभी गाँवों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर अवेलेबल है और हर 15-20 गाँव के ऊपर सरकार ने कोशिश की है CHC बनाने की। इसका सबसे बड़ा उपयोग है कि हर आदमी को जो गांव के चाहे उस कोने पे बैठा है, बीमार होने में या तकलीफ की स्थिति में उसे बीकानेर आने की ज़रूरत नहीं है, अपने आसपास के CHC में वो अच्छी सुविधाओं के साथ वहाँ पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकता है। ठीक ऐसे ही आप अगर देखें तो स्कूलों में बालिकाओं के लिए 10वीं क्लास से बड़ी बच्चियों को स्कूल जाने में मुश्किल होती है, उस मुश्किल को हल करने के लिए सरकार के माध्यम से वहाँ पर 3 अतिरिक्त कक्ष बनाए जा रहे हैं बालिका स्कूलों में। साथ ही साथ शौचालय, पक्के शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि बच्चियाँ शौचालय की कमी कारण स्कूल शायद जाने से वो थोड़ा झिझक रही थी। अगर स्कूलों में शौचालय रहेंगे तो बच्चियों को स्कूल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा और वो आसानी से अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ा पाएंगी और हमारे देश को विकास की गति पर ले जा पाएंगे। तो मानसिकता में बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ है। आज माता पिता की नज़र में लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं बचा है।
एक्सेप्शनल केस हम मान सकते हैं किसी केस में कि माता पिता अपने बच्ची को दूर ना भेजना चाहें, क्योंकि लगाव माता पिता का बच्ची से ज़्यादा होता है लड़के की बजाय। ये हमेशा से होता है, मेरे को भी है अपनी पुत्री से ज़्यादा लगाव जैसे कि बेटे की बजाय। तो सामान्य रूप से क्या लगता है कि बच्ची को 12th के बाद वो कोशिश करते हैं कि अगर आसपास कोई अच्छा संस्थान है तो वहाँ उसको डाल दें। दूसरे शहर में भेजने से झिझक इसलिए होती है उनको कि शायद अभी भी उनको ऐसा लगता है कि बच्ची अगर हमसे दूर जाएगी तो शायद जो हम प्यार स्नेह उसको अभी दे पा रहे हैं वो उसको दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हर माता पिता को मालूम है एक सर्टेन एज के बाद बच्ची को दूसरे घर जाना ही, उनसे दूर रहना है, तो वो उस दूरी को कम करने के लिए बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखना चाहते हैं। तो हम तो कोशिश करेंगे कि बच्ची को पढ़ाने के लिए हम जागरूक करें माता पिता को, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं वो हम करेंगे। आपको आश्चर्य होगा जान के मैं बताता हूँ कि बीकानेर में जो मॉडल स्कूल बन रहा है प्योरली गर्ल्स के लिए बन रहा है डूंगरगढ़ में, और वो भी RIDF से नाबार्ड के माध्यम से ही बन रहा है। एक सर मैं कल झज्जू गया था विजिट के लिए, वहाँ मैंने देखा एक मतलब बच्चा, एक बार उसको चाहे कुछ भी दिखा दो आप, जैसे मान लो सामान तो अपने को ऊपर बंद करवाना होगा, उसको चाहे आप गाड़ी दिखा दो, डीजा दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, वो वैसा का हू बना देगा। अच्छा, मतलब उम्र मान चले तो वो 8वीं का है, 13 साल का बच्चा है उम्र में, 4-5 साल हो गए, वो उसको अपने को सामान ऊपर बंद करवाना होगा, और एक बार आप दिखा दो कि ये चीज़ बनानी है, हू का हू वैसा बना देगा। बहुत अच्छी बात है। बीकानेर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आपको मालूम है देश की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाने का जो अवार्ड मिला है अपने बीकानेर की बच्ची को ही मिला है। अगर ये बच्चा जो आप बता रहे हैं अगर ये भी वास्तव में प्रतिभाशाली है तो इसकी प्रतिभा को दबने नहीं देंगे। भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना में इसको लाभान्वित बनाने के लिए इसको जब भी हमें उस तरफ चक्कर या उस तरफ कोई विजिट होगी तो उस तरफ हम इस विजिट के दौरान इससे मुलाकात करेंगे, इसके पेरेंट्स को बताएंगे कि इसको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। क्योंकि मैं देखूं तो गरीब परिवार से है, और उसके मामा 2 मामा है वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, पापा भी कुछ काफ़ी सपोर्ट करते हैं, प्राइवेट टीचर है वो, घर मतलब गरीबी परिवार है तो इतनी सपोर्ट कर भी नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि उसको अगर सपोर्ट मिल जाए ना बाहर से तो मतलब वो एक काफ़ी ऊंचे देश का नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि उम्र ही नहीं है, आज 13 साल है, उसने ऐसे कमाल की डीजा बना रखा है, वो भी डीजा किस तरह का जैसे गाड़ी में शिफ्ट होता है वो बना रखा है, उसके बाद जैसे अपने स्टेज प्रोग्राम होता है वो बना रखा है, मतलब ऐसी कोई गाड़ी नहीं छोड़ी जो उसने नहीं बनाई। अगर आपको मतलब मैं प्रतिभाओं की बात करूं इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए DIC के माध्यम से इनके पेरेंट्स को 3 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जा सकता है, और उस ऋण का फ़ायदा ये होगा कि अपने बच्चे की वो आगे पढ़ाई के लिए काम में ले सकते हैं, किसी और भी काम में ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह के जो डिज़ाइन बनाने की प्रतिभा बात करें तो अपने बीकानेर का डोंगरगढ़ में एक गांव में मोहम्मद, वहाँ के डिज़ाइन यहाँ से बन करके एक्सपोर्ट होते हैं विदेश में भी। अगर ये बच्चा भी कुछ अच्छे कार्य करेगा, इस तरह के और अच्छे बनाएगा, तो DIC और हम दोनों मिल करके उनको सरकार की योजनाओं में जोड़ते हुए आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी जगह सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ किसानों की कुछ कहना? सीमावर्ती किसानों के लिए तो सांझी एक सबसे बढ़िया माध्यम है। दूसरा, उन किसानों को आज ही हम उनके साथ बैठक आयोजित कर रहे हैं। भारत सरकार की CSS योजना है, उसके अंतर्गत उस FPO के मेंबर्स को वहाँ उन्हीं क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा जो वास्तव में सीमावर्ती हैं। स्पेशली खाजूवाला ब्लॉक के लिए एक FPO निर्माण हो रहा है जहाँ लगभग 150 किसान अभी जुड़े हुए हैं, और 150 किसानों को जोड़ने के लिए आज से मुहिम शुरू की जा रही है। सरकार इसमें किसानों को अगर वो 1000 जमा करते हैं बैंक में तो सरकार 2000 रुपये अतिरिक्त देती है। इसके अलावा FPO चलाने के लिए 18 लाख रुपए और हैंड सपोर्ट के लिए हम और एक CBBO को इन्होंने नियुक्त किया हुआ है। हम उनको हर तरह की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं पे करना उसके लिए उनको, हम ICAR के संस्थान, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के संस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हम उनको हर तरह से हैंड होल्ड सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं वो अगर 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो हम 2 कदम उनको साथ लेके चलने के लिए तैयार हैं। उनकी प्रतिभा में निखार करेंगे, उनके कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ उनके लिविंग स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे। धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन सपोर्ट चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके नंबर दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं जी, तो एक बार बता दीजिए। 9414409164। अगर आप हेल्प चाहते हो किसी भी प्रकार की तो आप कांटेक्ट जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।